डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पद खंड की 8वीं कविता, जिसका शीर्षक है उषा। उषा कालीन रात्रि का जो अंतिम भाग होता है, करीब उसका आसमान में और प्रकृति में दृश्य कैसा होता है, स्क्रीन पर हम आपको दे दिए हैं, आप उसे देख सकते हैं। अब आइए इस कविता के कवि परिचय आपको कराते हैं। इस कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। आगे नागार्जुन आदि के समकालीन शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी कविता में स्वच्छंद चेतना के प्रयोगशील कवि के रूप में दूसरा शतक में उदित हुए थे। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सतत प्रयोगधर्मी श्रेष्ठ प्रगतिशील कवि के रूप में उन्होंने व्यापक प्रतिष्ठा अर्जित की। वे कवि और शायर एक साथ थे। स्वच्छंदतावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता तथा वस्तुवादी यथार्थवाद और कलावादी रूपवाद, इन सबका एक ऐसा विलक्षण घोल उन्होंने अपनी सृजनात्मकता में तैयार किया, जिसमें इन सबकी सीमाएं नहीं, शक्ति सक्रिय और मुखरित हुई। उर्दू काव्य और आधुनिक हिंदी काव्य की विरासत को उन्होंने मिजाज, रंग, स्वर, लय और भंगिमाओं के साथ अपनी खास संवेदना और कल्पनाशीलता के सहारे अपने ढंग से आत्मसात किया। उनकी कविताएं एक अनिवार्य चुनौती की तरह दीपाती रहती हैं, ऐसी चुनौती जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो। प्रायः उनके समकालीनों से लेकर अब तक के सभी महत्वपूर्ण आलोचकों और चिंतनशील सर्जकों ने उन पर अवश्य लिखा है और उनकी कविता को समझने समझाने की कोशिशें की हैं। वे कवियों के कवि कहे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, उनको कवियों का कवि कहा जाता है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम आपका उनसे परिचय कराते हैं। उनका जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ था। उनकी मृत्यु 1993 ईस्वी में हुई। उनका जन्म स्थान देहरादून उत्तराखंड था। माता पिता का नाम प्रभुदेई और तारीफ सिंह। उनके पिता कलेक्ट्रेट में रीडर और साहित्य प्रेमी थे। उनकी शिक्षा 1928 में हाई स्कूल, 1931 में इंटर, 1933 में बीए इलाहाबाद से, 1938 में एमए अंग्रेजी भाषा में किए। आगे पढ़ाई उनकी न चल सकी। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो 1929 में धर्म देवी से उनका विवाह हुआ। 1933 में पत्नी की मृत्यु हो गई। मात्र 4 साल उनका वैवाहिक जीवन रहा। फिर परिवार विहीन अनिश्चित जीवन उनका चलने लगा। उनकी अगर वृत्तियों पर विचार करें तो रूपाव, कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानियां के संपादन कार्य से जुड़े रहे। उर्दू हिंदी कोश का भी उन्होंने संपादन किया। 1981 से 85 तक प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के वे अध्यक्ष रहे। यात्रा भी वे किए। 1978 में सोवियत रूस की यात्रा की है। अब उनके कृतियों की बात शुरू करते हैं। 1932-33 में उन्होंने लिखना शुरू किया। दूसरा शतक 1951 में कुछ कविताएं
1959 में भी कुछ कविताएं निकली, कुछ और कविताएं उनकी 1961 में निकली। चुका भी नहीं हूं मैं 1975 में छपा था। इतने पास अपने 1980 में, उदिता 1980 में, बात बोलेगी 1981 में, काल तुझसे होर है मेरी 1982 में छपी थी। टूटी हुई बिखरी हुई, यह भी उनकी एक रचना का नाम है। कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं, यह भी उनकी एक रचना है। सुकून की तलाश, ये उनकी गजलों का जो है मुखड़े का नाम है। टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं, सुकून की तलाश। प्रतिनिधि कविताएं भी उन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा डायरी, विभिन्न प्रकार के निबंध और आलोचना भी फुटकर रूप में उनके प्रकाशित हुए हैं। अब आइए उनकी कविता जो है उस पर हम लोग विचार करते हैं। कविता का शीर्षक आप जानते हैं, बता चुके हैं, उषा है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। यह प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करते हुए बताते हैं कि प्रातः काल का आसमान कैसे था। तो जैसे बहुत ज्यादा नीला शंख की अगर कल्पना की जाए तो बहुत ज्यादा नीला शंख के रंग जैसा भोर का आसमान का रंग था। एक और ध्यान दीजिएगा कि आसमान का रंग सुबह में धीरे धीरे बदलता रहता है, वैसे ही ये उपमा बदलते जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका जैसा था। यानी कि जमीन को अगर राख से लीप दिया जाए और अभी गीला हो वह, और जिस रंग का दिखाई पड़ता है उस रंग का आसमान दिखाई पड़ता है। कुछ देर के बाद आसमान के रंग में थोड़ी लालिमा शामिल होती है, तो कहते हैं कि कोई बहुत काली सील जैसे केसर से धो दी गई हो वैसे लग रही है देखने में। फिर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि काले रंग के स्लेट पर जैसे कोई लाल खड़िया, स्लेट जो बच्चों के पढ़ने वाला स्लेट होता है उस पर कोई लाल खड़िया या चौक मल दिया हो, और जैसा वह देखने में लगेगा वैसा प्रातः काल का आसमान देखने में लग रहा है। और ये मानसल सौंदर्य का वर्णन करने वाले भी कवि रहे हैं। मानसल सौंदर्य का खुले दिल से वर्णन किए हैं। यहाँ भी कवि जी सभी प्राकृतिक दृश्यों की उपमा देने के बाद मानसल सौंदर्य की उपमा से प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना कर बैठते हैं। देखिए क्या कहते हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, जैसे नीला जल हो और उसमें कोई गोरे रंग की गौर वर्ण की कोई लड़की हो, और वह जल के अंदर से जैसा उसका नंगा बदन देखने में नजर आएगा और जल हिल रहा हो, और वह देखने में जिस तरह का नजर आएगा वैसा जो है आसमान का रंग नजर आ रहा है। जादू टूटता है इस उषा का अब, यानी कि जब सूर्योदय होने लगता है तो आसमान का रंग जो है वो बदल जाता है और केवल सूर्य का रंग दिखाई पड़ता है। यहाँ पर यह कविता का शब्दार्थ समाप्त होता है। अब आपके लिए हम कविता का भावार्थ दे देते हैं ताकि परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए कि उषा कविता का भावार्थ लिखें, तो आप आसानी से इस उत्तर को लिख सकें याद करके। उषा नई हिंदी कविता के चर्चित कवि शमशेर बहादुर सिंह रचित एक बहुचर्चित प्राकृतिक सौंदर्य परक कविता है। इस कविता में कवि ने सूर्योदय के पूर्व के उषाकालीन आकाशीय स्वरूप
और सौंदर्य का बड़ा ही काव्यात्मक चित्रण विविध उपमानों के माध्यम से किया है। सूर्योदय के पूर्व का काल उषा काल कहलाता है। उस समय आकाश बिल्कुल नीला और स्वच्छ रहता है। उसकी नीलिमा के बीच आने वाला उजाला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। प्रातः काल की उस बेला में आकाश नीली राख सा लगता है। हल्के अंधकार के आवरण में ढके रहने के कारण संपूर्ण व्योमपट राख से लिपी हुई गीले चौके के समान लगता है। फिर धीरे धीरे बाल और उनकी हल्की लाला की झलक उभरने लगती है। तब उसका स्वरूप कुछ बदल सा जाता है और उस समय आकाश को देखकर ऐसा लगता है कि आकाश वह काली सील हो जो जरा सा लाल केसर से धुली हुई हो, या वैसी स्लेट जिस पर लाल खड़िया चौक मल दी गई हो। अंत में कवि ने उषा कालीन आकाश के प्राकृतिक सौंदर्य को प्रभावपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने के लिए अंतिम उपमान की चर्चा करते हुए कहता है कि उस समय आकाश के वक्ष पर उषा कालीन दृश्य नीले जल में झिलमिलाती गोरी काया के समान लगता है। इसी प्रवेश में सूर्योदय होता है। इसके आगे बढ़ते हैं। फिर सूर्य की प्रकाश किरणें विकीर्ण होने लगती हैं और आकाश की गोद में चल रहा उषा का यह जादू और उसका नजारा सब समाप्त हो जाता है। कवि ने यहाँ प्रकृति सौंदर्य के चित्रण के लिए नए उपमानों का चयन किया है। इससे कवि की भाव व्यंजना में निखार और सौंदर्य आ गया है। कवि द्वारा प्रस्तुत यह प्राकृतिक सौंदर्य चित्र बड़ा ही प्रभावपूर्ण हो गया है। अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है और लेक्चर भी समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो इसे फिर से सब्सक्राइब कर लें, जरूर करें। पसंद आया तो लाइक करें, उससे अधिक पसंद आया हो तो शेयर करें और हमसे रिश्ता बनाए रखें। फिर अगला पाठ हम आपके लिए तुरंत लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।